नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी कांग्रेस को बदल देंगे। कुछ उसके संकेत मिल रहे हैं, कुछ उनके बयानात आ रहे हैं। इसके आधार पर हम जो वो कर रहे हैं उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे। लेकिन जो वो कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के इतिहास में उन महान नायकों के साथ खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, दिखेंगे, वैसा कर पाएंगे, इसकी बात करेंगे। महान नेता तिलक, पहली बार कांग्रेस को तिलक ने, स्थापना के बाद 140 साल हो रहा है। दूसरी बार महात्मा गांधी ने, तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू ने, चौथी बार इंदिरा गांधी ने बदला। मैं पॉलिटिकल एजेंडों की बात के अलावा पार्टी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। पांचवी बार क्या राहुल गांधी कांग्रेस को बदलने जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी कांग्रेस के इतिहास में इन 5 महानायकों में शुमार होंगे? हम लोग इस पर बातचीत करने जा रहे हैं। बात करेंगे सोशल जस्टिस की, बात करेंगे कांग्रेस के लिए गए हालिया स्टेप्स की, जिससे यह दिखाई पड़ रहा है कि उस दिशा में राहुल गांधी काम कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव है डी राजा। उन्होंने एक बार मुझसे बातचीत में कहा था कि राहुल गांधी को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। ये बात उन्होंने मुझसे लगभग 2014-15 में कही थी। उनका कहना था कि राहुल गांधी को कांग्रेस एक कमजोर कांग्रेस विरासत में मिली। थोड़ा पहले से ही कांग्रेस की हालत ठीक नहीं होने लगी थी, 90 मंडल के दौर से तो और स्थितियां उसकी। लेकिन जब तक राहुल गांधी सक्रिय हुए तब तक कांग्रेस की हालत कमजोर होती चली गई। जब खास करके जब वो महासचिव के फॉर्म में पार्टी के भीतर काम करने लगते, हम उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे, देखेंगे। कई बार राहुल गांधी ने कहा कि हमें कांग्रेस को बदलना है। उनके कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, खुद के बारे में भी स्टेटमेंट है, जिसमें वो कहते हैं कि यदि मेरी कोई फैमिली लीनेज नहीं होती तो मुझे इतना प्रिविलेज नहीं होता पार्टी के भीतर। ऐसा भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोशिश भी करते हैं। 2017 में उन्होंने कोशिश की, 2013 में उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस के भीतर कुछ परिवर्तन करें, लेकिन तब उनको उतनी वैसी सफलता नहीं मिली, उन्हें पीछे कदम लेना पड़ा। लेकिन इस बार फिर वो कुछ कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने आज के मेहमान को वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं हेमंत जी, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी। और इनके बारे में स्त्री काल के दर्शक जानते समझते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक राजनीतिक टिप्पणीकार हैं और चीजों को, राजनीति को बेहद गंभीरता से, सोशल जस्टिस की राजनीति को बेहद गंभीरता से समझते हैं, बारीकियों को समझते हैं। तो मैं बात कर रहा था हेमंत जी कि 5 बार कांग्रेस बदली। जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तब एक खास किस्म का एक पिटीशन, दादा भाई नौरोजी वगैरह का टाइम, और उस समय एओ ह्यूम और की सक्रियता से जो चीजें हुई। लेकिन जब बाल गंगाधर तिलक राव आते हैं तो उसको थोड़ा सा एक एक्शन के मोड में, और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है के जरिए, और पार्टी स्ट्रक्चर में भी, पार्टी की नीतियों में और पार्टी स्ट्रक्चर में बदलाव होता है। महात्मा गांधी उसकी दोबारा बदलाव करते हैं, उसको एक मास लेवल पर पार्टी को ले जाते हैं। महात्मा गांधी के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति उनकी पकड़ जबरदस्त है। जिस कांग्रेस को शायद 500 रुपए जिला को जाया करता था, प्रत्येक जिले को 4000 रुपए या 2000 रुपए, एग्जैक्ट मैं वेरीफाई नहीं कर पाया हूं, उसका फंड 4 गुना या 8 गुना कर दिया। क्योंकि वो चीजों को समझते थे, कार्यकर्ताओं की जरूरत, पार्टी की जरूरत, मास तक पहुंचने के लिए जो जरूरतें होती हैं, और नीतियों के स्तर पे, स्ट्रक्चर के स्तर पे गांधी ने बदलाव किया। तीसरा बदलाव नेहरू ने किया, जब एक अम्ब्रेला, हालांकि तब तक उतना अम्ब्रेला नहीं रह गया था जब नेहरू प्रभावी होते हैं ज्यादा, खास करके प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन फिर भी कई सारी विचारधाराओं का एक समुच्चय तो कांग्रेस हमेशा रहता रहा है।
तो वहां थोड़ा सोशलिस्ट, थोड़ा लेफ्ट लीनेज का एक कांग्रेस के भीतर उन्होंने 80 के दशक में फिर आकर के, सॉरी मतलब 7वें दशक में आकर के शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी ने फिर कांग्रेस को बदला, बल्कि कांग्रेस का दो फाड़ हो गया, इंदिरा कांग्रेस बनी। हालांकि उस वक्त इंदिरा गांधी प्रो पुअर, प्रो पीपल नारे के साथ आगे बढ़ी। बैंकों के नेशनलाइजेशन से लेकर के तमाम उनकी जो पूरी गतिकी है 77 तक आते आते 75 तक, 74-75 तक आते आते उसको हम लोगों ने देखा। पार्टी स्ट्रक्चर में भी बदलाव हुआ, लेकिन जो उनका टकराव हुआ वो के कामराज से हुआ। के कामराज तमिलनाडु के नाडार समुदाय से आते थे और उनका जो है प्रो सोशल जस्टिस कांग्रेस में एक चेहरा थे वो। लेकिन खैर संयोग था, टकराव हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी पार्टी को बदला। उसके बाद राजीव गांधी पार्टी के भीतर काम करना चाहते थे, कर नहीं पाए। राजीव गांधी अनिश्चित व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, यानी वो सोचते बहुत कुछ थे, मिस्टर क्लीन थे, आए थे शुरू में तो, लेकिन बहुत सारी चीजें उनके साथ हुई और वो कर नहीं पाए कांग्रेस के का जो ब्रास है उसके भीतर। मनमोहन सिंह वगैरह की बात अलग है, वो पॉलिसीगत चीजें हैं, तो पिछला 35-40 साल तो मनमोहन काल ही है। लेकिन राहुल गांधी एक कमजोर कांग्रेस को विरासत में मिलने के बाद, तरह तरह के प्रयोगों के बाद, कल ही हमने कहा था कि कांग्रेसी नेता ने कहा कि हमारी पार्टी प्रयोगों से गुजर रही है। हालांकि कब तक गुजरेगी अलग बात है, लेकिन अब 2023 में जब रायपुर कन्वेंशन हुआ और उसके बाद सोशल जस्टिस के स्पेस पे कांग्रेस ने आने की तैयारी कर ली, तब राहुल गांधी से सवाल भी किए जाने लगे। हम सब आज भी सवाल कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं और कर रहे हैं उसमें क्यों फर्क है। तो अब लगता है कि राहुल गांधी ने ठान लिया है कि जो कहना और करने में फर्क हम नहीं रहने देंगे, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के स्ट्रक्चर में बदलाव। हालांकि हम उसकी भी अब स्क्रूटनी बिहार के स्तर पे खास करके करने जा रहे हैं आज के एपिसोड में। बाकी बातें ठीक है, तेलंगाना में 42% ओबीसी को रिजर्वेशन हुआ है, देखते हैं कि वो कितना टिकता है और कितना सरकार उसको टिकाए रखती है, ये एक सवाल रहेगा सबके सामने। लेकिन उत्तर प्रदेश में, हालांकि उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अभी अजय राय हैं, और एक दौर था अभी कुछ ही महीने पहले जब बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तीनों ही राज्यों के नेता सवर्ण थे, एक ही जाति से आते थे, भूमिहार। अभी उत्तर प्रदेश में सवर्ण जरूर हैं, भूमिहार जरूर हैं, लेकिन जिलाध्यक्षों का में बदलाव हुआ है और उसमें दिल्ली के ऑफिस की बड़ी भूमिका है। अभी 133 अध्यक्ष बनाए गए, नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष दोनों मिलाकर के। 133 में 51 सवर्ण है, 51, लेकिन 30 ओबीसी हैं, 35 ओबीसी हैं, 15 दलित हैं और 6 महिलाएं हैं, 2 एसटी हैं। ये स्थिति है, यानी इंक्लूजन की ओर बढ़ता हुआ कांग्रेस दिखाई पड़ रहा है। हालांकि फिर भी बड़ा दूर का ढोल दिखाई पड़ता है, क्योंकि अभी भी आधे में घरैना बाकी में नरैना, एक कहावत हम लोग के यहाँ मगध में, मतलब आधा 133 में अभी भी 51 तो इधर देख लीजिए जिसमें 29 ब्राह्मण हैं, ठाकुर 12 हैं, बनिया 7 हैं, कायस्थ 2 हैं, तो सवर्ण अभी भी 51। और मुस्लिम कोटे में भी अशरफों की काउंटिंग नहीं हुई है शायद, यदि अशरफों की काउंटिंग कर ली जाएगी तो संख्या तो आधे में घरैना, बाकी में जिसकी सबसे ज्यादा आबादी उसमें आधा जरूर है। लेकिन ओबीसी के लिए अभी और काम करने की जरूरत है। फिर भी एक कोशिश तो है जो उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। बिहार में भी एक कोशिश है, और बिहार में अभी जो हम लोग लगातार ये सवाल उठा रहे थे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, उनके इनकम्फर्टेबल होने को लेकर के, तो प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, अब चमार समुदाय के जाति से हैं, और जिला अध्यक्ष लेकिन फिर भी पुराने स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, जल्दी ही जिला अध्यक्ष भी बदले जाएं।
तो मुश्किलें बहुत हैं, इतना आसान नहीं है। इरादे पे हमेशा संकट होगा, सवाल होगा, कांग्रेस के इतिहास के साथ ही। हेमंत जी, बड़ी लिगेसी है राहुल गांधी के पास, परिवार की भी और पार्टी की भी, लेकिन उतने ही सेटबैक्स, क्योंकि जितने लंबे दौर तक आप शासन के केंद्र में होते हैं उतनी ही एंटी इनकम्बेंसी होती है, उतना ही डाउट होगा। कैसे देखते हैं, क्या राहुल गांधी तिलक, नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी की पंक्ति में खड़ा हो पाएंगे? या पांचवी बार कांग्रेस को बदल पाएंगे, या कांग्रेस यूं ही बनी रहेगी? एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कि यदि ये बदलते हैं तो फिर ओवरहॉलिंग में कम से कम 2034 तो लगेगा, 29 की लोकसभा उन्हें भूल जाना पड़ेगा, या कर लेंगे? जी धन्यवाद। जब हम राहुल को लेकर के बात कर रहे हैं तो मुझे आपकी पुस्तक का शीर्षक याद आ रहा है, व्याकुल मन के नायक राहुल गांधी। और इसी समय मुझे तिलक का वो प्रसंग याद आ रहा है कि उस दौर में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो उस दौरान एक समानांतर अधिवेशन भी उसी जगह हुआ करता था, जिसमें सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म का एजेंडा उसमें होता था। उसमें जाति का भी सवाल होता होगा, और उसमें में मुख्य तौर पर वो छुआछूत का मसला ही रहा होगा। और तिलक ने इस पर काफी आपत्ति जताई थी और कहा था कि बंद कीजिए, नहीं तो पंडाल में मैं आग लगवा दूंगा। ये मैं कोट कर रहा हूं जो पुरुषोत्तम अग्रवाल की जो किताब है कौन है भारत माता, उसमें एक संदर्भ में उन्होंने तिलक को यह कहते हुए कोट किया है। तो वहां से अभी तक की जो यात्रा कांग्रेस की है, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, और खास करके जो सोशल जस्टिस का जो एजेंडा है, और उसमें ठोस रूप में वह जाति जनगणना का सवाल, सभी तरह के सत्ता प्रतिष्ठानों में भागीदारी और हिस्सेदारी का सवाल, ये सवाल जो है पहली बार मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के इस पर प्लेटफॉर्म पर बहुत ही प्रमुखता के साथ आया है। अब तक वो इस रूप में आता रहा है कि एक जिसमें एक व्यक्ति दानवीर की तरह होता है और वह लोगों का उद्धारक बन करके आता है। ये नहीं है। इसमें मुझे चेंज दिखाई देता है। जब राहुल गांधी इन चीज़ों को उठाते हैं तो लगता है कि वो उस समूह को भी आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी बात वो कर रहे हैं। यानी जो जस्टिस का सवाल है, यानी जिस समुदाय के साथ, जिन जातियों के साथ ऐतिहासिक रूप से इनजस्टिस हुआ है, वो आगे आकर के प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी बात करे। इसलिए वो संगठन में भी बदलाव की बात करते हैं और यह भी कहते हैं कि हमारी पार्टी में 50% लोग जो हैं वो बीजेपी के से मिले हुए हैं। तो जब ये बात वो कर रहे होते हैं तो उसमें कई बार वो कहते हैं कि अब विचारों की, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो है वो संविधान को नहीं मानने वाली विचारधारा है, लोकतंत्र के खिलाफ है, वह तिरंगे के खिलाफ है, और वह हिस्सेदारी और भागीदारी का भी विरोध करती है। इसको ठोस रूप में जांचने के लिए संजोग से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक अखबार में एक छपा एक आलेख जो आज ही छपा है, उसका शीर्षक मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। उसका शीर्षक है मेरिट से क्यों चिढ़ रहे हैं, मेरिट से क्यों चिढ़ है राहुल को। उस आलेख का शीर्षक मेरिट से क्यों चिढ़ है राहुल को। लेखक का नाम है सुनील सरावगी। अब आप समझ लीजिए कि जो राहुल गांधी का एजेंडा है वो कहां हिट कर रहा है। अब इन महोदय को से पूछना चाहिए कि मेरिट क्या सिर्फ एकांगी है, यानी कि राहुल गांधी जब आरक्षण की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, तो ये मेरिट वालों के खिलाफ चला जाता है, यानी कि बाकी लोग सब डिमेरिट वाले हैं। तो इस एंगल से जो आप देखेंगे राहुल गांधी के पूरे इस एजेंडे को, सोशल जस्टिस के एजेंडे को,
तो निश्चित रूप से सिर्फ पार्टी के बाहर ही नहीं, और मुख्य तौर पर विपक्ष बीजेपी और आरएसएस की ओर से नहीं, हिंदुत्ववादी ताकतों की ओर से ही नहीं, सवर्ण वर्चस्ववादी ताकतों की ओर से ही नहीं, बल्कि इनकी पार्टी के भीतर भी इसको लेकर के इसी तरह की चिढ़ है। सवाल तो उल्टा है कि राहुल गांधी से लोग क्यों चिढ़ रहे हैं, राहुल गांधी को मेरिट से क्यों चिढ़ है, यह पूछने वाले से पूछना चाहिए कि आपको राहुल गांधी से क्या चिढ़ है। चाहे आप राहुल गांधी से क्यों चिढ़ रहे हैं, चाहे आप जाति जनगणना से क्यों चिढ़ रहे हैं, आप आरक्षण से क्यों चिढ़ रहे हैं। ये इनके जो लेखक है उनका तो उन्होंने मान लिया कि मेरिट जो है वो उनके पास है जो आरक्षण के दायरे में नहीं है, लेकिन उनको शर्म नहीं आती है यह बोलते हुए कि वो यह बात उस दौर में बोल रहे हैं कि जबकि एक तरह से सवर्ण आरक्षण 10% लागू है इस देश में। तो ये है राहुल गांधी के एजेंडे की हकीकत, जिसको लेकर जो कहा जा रहा है कि उनके एजेंडे के साथ उनकी पार्टी भी खड़ी नहीं दिखती है, तो निश्चित रूप से नहीं दिखती है। और यह मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट कांग्रेस के पूरे इतिहास में होने जा रहा है कि जब इस एजेंडे पर पार्टी किस हद तक लड़ने के लिए तैयार हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये एक बड़ा टेस्ट केस है। ये अगर सफल हुआ तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के दुर्दिन खत्म होंगे और कांग्रेस फिर एक नए प्लैंक पर जाकर खड़ी होगी। मैंने कहा ना कि आपको अभी तक जो कांग्रेस का रहा है वो एक तरह से उद्धारक और दानवीर वाली भूमिका में कांग्रेस रही है, इसलिए इन जातियों का एम्पावरमेंट जो है वो उस तरह से नहीं हो सका जिस तरह से होना चाहिए था, जिसकी हिमायत राहुल गांधी कर रहे हैं। यानी कि वो एक ऐसे एम्पावर्ड समूह के रूप में सामने आते जिनको ये समझ में बात आती, जिनको लेकर के ये परसेप्शन बनता समाज में कि इनकी काबिलियत, इनकी विद्वता और इनके विवेक और समझ की कद्र करनी चाहिए हमको। अभी जो दिक्कत है उसमें आप एक चीज और गौर कीजिए कि जो अभी जो हिंदुत्व का जो इस कदर जो उभार है उसमें एक चीज ये भी देखने वाली बात है कि इसी दौर में जबकि जो सबाल्टर्न समूह है, जो हाशिए का समाज है, वो लोकतांत्रिक स्पेस में अपनी दखल वो कब्जा वो कर रहा था, वो आगे की ओर बढ़ रहा था, जिस रूप में भी हो। तो ये जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं इनको ये उनका इसमें प्रवेश, लोकतांत्रिक स्पेस में प्रवेश, उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी उनको एक खतरे की तरह दिखाई देती है। इसलिए पूरा विमर्श जो है वो हिंदू मुसलमान खड़ा किया जाता है और एक तरह से हिंसा की वकालत की जाती है। अब जैसे कि अभी भैया जी जोशी ने एक जो बयान दिया था 3-4 दिन पहले गुजरात में, उनका बयान के भाषण है उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि अहिंसा के विचारों की रक्षा के लिए हिंसा जरूरी है। अब समझ लीजिए कि जो इस तरह की जो बात कही जा रही है ये किस दौर में कह रहे हैं, जबकि देश के अलग इलाकों में, खास करके नागपुर में बहुत बड़ी हिंसा हुई। और आज मुख्यमंत्री का बयान उसी अखबार में मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दंगा करने वालों से भरपाई करवाई जाएगी। उनका सीधे इशारा मुसलमानों के बारे में, जिन लोगों ने जाकर के पहले लोगों को उकसाया, आगजनी की, पत्थरबाजी की, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। सरकार के लोगों ने, नारायण राणे का जो बेटा है उसने जिस तरह का काम किया, क्या उसके बाद उससे भरपाई होगी किसी काम की? उसके खिलाफ एफआईआर होगा, उसको जेल भेजा जाएगा। तो ये मैं इसलिए ये सब उदाहरण दे रहा हूं कि एजेंडा कितना खतरनाक लग रहा है हिंदुत्ववादियों को, राहुल गांधी का एजेंडा, ये जो जाति जनगणना का एजेंडा, क्योंकि उनका एजेंडा डाइल्यूट हो जाएगा अगर जाति जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होगी, और उसके बाद जो जातीय अस्मिता का सवाल सामने आएगा, हिस्सेदारी भागीदारी का सवाल सामने आएगा, उसमें कांग्रेस से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन एक ऐसा रास्ता खुलेगा जिसके जरिए बहुत सारे इतिहास के गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे और एक नई रोशनी भी दिखाई देगी देश को आगे ले जाने के लिए। तो यानी जो आप ये कह रहे हैं कि जो आकांक्षाएं बनी वो आकांक्षाएं और कायदे से घनीभूत हो जाएंगी,
एक बात और है कि 90s के बाद कांग्रेस की समस्या क्या रही, 90s के आसपास और उसका जो पूरा बिहेवियरल पैटर्न था, जो कुछ घटनाएं घटी खास करके उत्तर भारत में, तो कांग्रेस धीरे धीरे श्रिंक होती चली गई। 90s के बाद मंडल का उभार हुआ और ओबीसी जातियों की आकांक्षाओं ने और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के साथ साथ पॉलिटिकल पावर ने स्टेट पावर के भीतर अपना रिप्रेजेंटेशन बनाया, कहीं कहीं काबिज हो गए, बल्कि काबिज ही हो गए। दलित जातियां भी उत्तर प्रदेश में कम से कम, मायावती जी तो फुल फ्लेजेड 2007 में मुख्यमंत्री तक बन गई, कांग्रेस सिमटती चली गई। बीजेपी ने लेकिन फिर अपना स्पेस बनाया और कांग्रेस के स्पेस को अपने तरफ ले लिया। अब राहुल गांधी के सामने जो थ्योरी आई है वो थ्योरी है 2023 से, थोड़ा लेट आए क्योंकि राहुल 2004 से सक्रिय हैं, लेकिन 2023 से जब वो सोशल जस्टिस के उस पे आए हैं तो कांग्रेस, लेकिन हेमंत जी उनका जो इकोसिस्टम है वो तो वही पुराना वाला है, वही सवर्ण वर्चस्व वाला है। कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले बिहार को सेंटर में रखकर आज हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष आ गए, लेकिन 65% जिलों में एक ही जाति का अध्यक्ष बैठा हुआ है, जिलाध्यक्ष बैठा हुआ है, वो भी आप बदल देते हैं। मुझे नहीं लगता कि हर जगह नेता मिल जाएंगे इनको SC ST OBC से, और यदि आप उनको भी बदल देते हैं तब भी पार्टी स्ट्रक्चर को कितना रैंक एंड फाइल, क्या टाइम लगेगा? क्या 2034 में राहुल गांधी स्पिरिट खुद का, उनका अपना जो प्लान है वो 2034 का प्लान है हेमंत जी? उसके बाद आउटसाइड पैनलिस्ट कुछ कह रहे हैं, वो भी हम देखेंगे जी। देखिए संजीव जी, मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी का जो एजेंडा है, सोशल जस्टिस का एजेंडा, वो उस एजेंडे के साथ पार्टी किस तरह खड़ी हो, उस एजेंडे को पार्टी किस तरह रिस्पॉन्ड करे, उसको मल्टीप्लाई करे, इसके लिए जरूरी ये है कि ये चीजें समानांतर चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप सोशल जस्टिस के एजेंडे पर देश भर में घूम करके भाषण करेंगे और संगठन को 1 साल के बाद बदलेंगे या 6 महीने के बाद बदलेंगे। ये समानांतर चलने वाली प्रक्रिया मुझे होनी चाहिए, तब जाकर के ये पार्टी को इस पर अमल करती, इसको ज्यादा मजबूती के साथ नीचे जनता के बीच में लेकर। थोड़ा सा और तेज आवाज में जी। अभी जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को लेकर के जो शिकायत है, राहुल गांधी खुद शिकायत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग शिकायत कर रहे हैं, हम ही और आप शिकायत नहीं कर रहे हैं। जब वो गुजरात में जब कहते हैं कि हमारी पार्टी के आधे से अधिक लोग जो है ये बीजेपी से मिले हुए हैं, RSS से मिले हुए हैं, तो इसी संकट को चिन्हित करते हैं वो। और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब आपका उम्मीदवार रातों रात बदल जाता है, वो कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेता है, कोई उम्मीदवार जो उधर मिल जाता है दूसरे बीजेपी के साथ खड़ा हो जाता है, तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही थी, तो ये पार्टी के भीतर राहुल गांधी के एजेंडे से या राहुल गांधी से उपजी चीड़ का ही नतीजा है कि इस एजेंडे पर वो उनको ये एजेंडा उनको सूट नहीं कर रहा है। तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस जिस भूमिका में रही है अब तक, आजादी के पहले से लेकर के आजादी के बाद तक, उसमें एक बड़ा शिफ्ट है राहुल गांधी का यह एजेंडा। इस एजेंडे पर कांग्रेस के सामने दलित भी रहे हैं, अगरी जाति के लोग भी रहे हैं, अल्पसंख्यक भी रहे हैं, पिछड़े भी रहे, सबके बारे में बात करते रहे हैं, लेकिन इस मजबूती के साथ कि पूरा का पूरा व्याकरण बदल दिया जाए, ये पहली बार हो रहा है। ये राहुल गांधी क्योंकि आप याद कीजिए कि मंडल कमीशन का विरोध तो राजीव गांधी ने किया था, तो जाति जनगणना की बात तो छोड़ ही दीजिए, उनकी जाति जनगणना के सवाल पर मनमोहन सिंह जी की सरकार तक में भी एक तरह की उहापोह की स्थिति थी। आपने 4-5 हजार करोड़ लगा दिया, ये 4-5 हजार करोड़ लगा दिया और उसको जारी नहीं किया। आप जारी नहीं किया, तो एक दुविधा की स्थिति कांग्रेस के भीतर रही है। तो उसी सबसे बड़ी बात राहुल गांधी जो जिनको सोशल जस्टिस चाहिए, उस समूह को अपनी एडवोकेसी करने के लिए आगे लाना चाहिए, ये बड़ी बात। और ये जो आप सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि दलित इनकी प्रायोरिटीज में रहे हैं, ओबीसी भी इनके प्रायोरिटीज में अब रहे कि चलिए उनको टिकट देकर के आप उनको MLA MP बनाते रहे, मंत्री बनाते रहे, उस समुदाय का वोट आपको मिलता रहा, लेकिन उस समुदाय में कोई बुनियादी और क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए उस समुदाय का, ये नहीं हुआ था। ये सारी चीजें जो है बल्कि यदि हम 5 लोगों से जोड़ रहे हैं तो गांधी जी के साथ के जो डिफरेंसेस थे
वो ये भी था कि तुम्ही से मोहब्बत और तुम्ही से अदावत। बाबा साहब का जो ये था, बाबा साहब कई बार ये कह चुके हैं। तो गांधी जी कुछ कर रहे थे, लेकिन जो कर रहे थे करने के पैटर्न का संकट था। अब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कम से कम एक नए ढंग से एक पूरे वातावरण को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुश्किलें देखिए हेमंत जी, कि आज आप बहुप्रचारित हो रहा है, आप आज जाइएगा कांग्रेस के उस पे ट्विटर पे, तो आप देखिएगा कि वो बहुत प्रचारित है कि ओबीसी हमने 35 दे दिए। लेकिन तब भी भाजपा के मुकाबले अभी भी इस प्रसंग में, जातियां गिनाने के प्रसंग में, कांग्रेस आपको कमजोर दिखाई पड़ेगी। और वही आधे में घर रहना बाकी में न रहना वाला जो मामला है, कि मतलब अभी भी 51 और प्लस मुस्लिम में से यदि अशरफों को जोड़ लिया जाएगा तो 133 में से 60, 65, 70 लोग कम से कम अभी भी अपर कास्ट हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार में तो और स्थिति बुरी है अभी तक, आगे भी बदलने में इनको मुश्किलें आएंगी, एक बात। दूसरी बात कि दिल्ली में बैठकर आप कितना कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे देख पाएंगे। मैं तो सबसे बड़ा सवाल यही करता हूं कि जाति की वोकैबुलरी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, समीकरण समझना। और अब सिर्फ ओबीसी की बात करके क्या हासिल करेंगे जब अति पिछड़ों की भी बात हो रही है। हेमंत जी, अति पिछड़े बहुत बेचैनी से कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। देखिए, एक चीज और जो आपने पूछा था उसका भी मैं जवाब दे रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि 90 के दशक में जो कांग्रेस लगातार सिकुड़ने लगी, वो जो संकट था, उस संकट का समाधान अब करने की कोशिश हो रही है। उस समय आप देखेंगे कि जो मध्यवर्ती जातियां थी, जो हाशिए का समाज था, उसमें एक जो आकांक्षा जग रही थी, वो आकांक्षा इसलिए जगी थी कि जो समाज में जो परिवर्तन हो रहा था, जो शिक्षा बढ़ रही थी, उसमें लोगों में एक राजनीतिक सत्ता हासिल करने की भूख जगाई। और उसके पीछे बहुत सारे आंदोलनों का भी उसमें इतिहास था, जैसे कि कम्युनिस्ट आंदोलनों का, सोशलिस्टों के आंदोलनों का, नक्सलियों के आंदोलनों का। इन आंदोलनों ने पूरे देश में जो हाशिए का समाज था, उस समाज के भीतर में आत्मसम्मान का भाव जगाया, वो बराबरी में खड़े होने का भाव जगाया, और सत्ता में भागीदारी, हिस्सेदारी का भी उसमें ये भाव जगाया। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब जब ये चुनाव में वोट डालने के लिए जब ये जातियां निकलने लगी, दलित, पिछड़ा, सभी जातियां थी, तब सबसे ज्यादा क्लैश हुआ, हिंसक क्लैश तब हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि उसके पहले जब यह तय था कि गांव के लोगों का वोट तय हो जाता था कि ठीक है किसको वोट देना है, तो आप लोग जो कहेंगे उसी को देना है, तो अच्छी बात है, तब आप लोग खाइए पीजिएगा, उस दिन सब इंतजाम हो जाएगा और वोट आप लोग का डल जाएगा। ये परिपाटी थी, तब तक हिंसा उस तरह की नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही लोगों ने तय किया कि नहीं हम अपना वोट खुद डालेंगे, ये बहुत दिक्कतप्रद बात थी कि नहीं, ये नहीं होने देंगे। तो ये इसको लेकर काफी हिंसा हुई बिहार में। तो ये बहुत ही अपैरेंट है, खास करके जब 89 में जब रामेश्वर प्रसाद आरा से जीते और वोट खत्म हुआ और शाम होते होते वहां बड़ा नरसंहार हो गया जी। और उसकी क्रोनोलॉजी ये थी कि वोट डालने के लिए लोग गए थे, सबक सिखाने के लिए कि वोट डालने क्यों गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो शिफ्ट था, उस समय कांग्रेस कहाँ खड़ी थी। कांग्रेस उस समय इन्हीं ऐसी ताकतों की नुमाइंदगी करती हुई दिख रही थी जो सोसाइटी के हाशिए के समाज को उनको बंधन मुक्त होते हुए नहीं देखना चाहते थे। वो चाहते थे किसी न किसी रूप में वो बंधनों के में जकड़े रहे। और इसी का नतीजा है कि ये कांग्रेस उस समय सिकुड़ने लगी और इस तरह की पार्टियों का उदय हुआ, जिसमें आप मुलायम सिंह की पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी हो, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ, जिसने इन आकांक्षाओं को एक तरह से आवाज दी, इन आकांक्षाओं को एक तरह से प्रमाण चढ़ाया। आज भी 2024 तक कांग्रेस के जरिए ही ये ताकतें विधानसभाओं में और विधान परिषद ये लोकसभा में पहुंची। और हालत यह है कि बिहार विधान परिषद में और राज्यसभा में आज एक भी अति पिछड़ा, ओबीसी या दलित
कांग्रेस की ओर से सदस्य नहीं है। बिहार विधान परिषद और राज्यसभा की बात कर रहा हूं। तो ये है, उस बीच राहुल गांधी ऑपरेशन कर रहे हैं, राहुल गांधी काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी कितना सफल हो पाएंगे, एक सवाल तो हमेशा बना रहेगा। और हेमंत जी, जो सबसे बड़ा सवाल है बैलेंस करने का, या तो आप पार्टी को एकदम बदलेंगे, जो आपकी पार्टी बड़ी एकदम बुरी तरह बीमार पार्टी है आज की तारीख में, सोशल जस्टिस के एजेंडे के तहत भी और इलेक्टोरली हार के तहत भी। तो आपको दो चीजें चाहिए, पार्टी को बदलना और इलेक्टोरल सफलता। आप नहीं जीत पाएंगे तो आप क्या ओबीसी और दलित क्यों रहेंगे, टिकेंगे ही नहीं। क्योंकि सत्ता में भागीदारी उनकी सबसे बड़ी जरूरत है। जरूरत की बात मैं कर रहा हूं हेमंत जी, वो क्रांति करने के लिए आपके यहां नहीं रुकेंगे। तो इसको कैसे बैलेंस करते दिख रहे हैं कि आपको राहुल जी? फिर एक दो टिप्पणियों को लेता हूं। देखिए, ये जैसे कि अगर बिहार को उदाहरण के रूप में मैं जो आपके सवाल के जवाब में पेश करूं कि बिहार में जो शीर्ष स्तर पर बदलाव हुआ है, प्रदेश के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, राजेश राम को लाया गया है, एक पदयात्रा निकली है जिसका फेस जो है उसमें अब एस्टेब्लिश हो रहा है कि वो कन्हैया कुमार ही उसका चेहरा है। अब बताइए कि ये जो हो रहा है इसको कन्हैया कुमार चेहरा रहे या कोई दूसरा चेहरा रहे, उसको थोड़ी देर के लिए अगर भूल भी जाए हम, एजेंडा क्या है उसमें? पदयात्रा का एजेंडा है नौकरी दो पलायन रोको। ये एजेंडा सोशल जस्टिस के एजेंडे से कैसे सूट करेगा, ये इस पर पार्टी ने क्या कोई काम किया है? अब तक की जो बातचीत है, अब तक का जो भाषण है, उसमें कहीं से ये बात समझ में नहीं आती है कि जो सोशल जस्टिस का एजेंडा है उस एजेंडे को यह पदयात्रा उसको सपोर्ट करती हुई, उसके साथ बिल्कुल घुलती मिलती हुई दिख रही है। तो ये इसको कैसे पार्टी चिन्हित करेगी? इस पर क्यों नहीं काम हो रहा है कि हम जब सोशल जस्टिस के एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं तो इसको कैसे हमेशा विमर्श के केंद्र में रखा जाए, ये धूमिल नहीं हो। जैसे कि पहले के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में हम ही लोगों ने कार्यक्रम किया था अखिलेश सिंह को लेकर के, वो जो कुछ बोल रहे थे, आप बताइए कि जिस सज्जन के आलेख की मैं अभी चर्चा कर रहा था कि मेरिट से राहुल को क्यों चिढ़ है, उनके आलेख का ये मतलब, और अखिलेश सिंह के भाषण से साफ लग रहा था कि अखिलेश सिंह को राहुल से क्यों चिढ़ है। बिल्कुल, दोनों बातें एक तरह से साबित होती है कि पार्टी के बाहर, पार्टी के भीतर राहुल गांधी के एजेंडे से लोगों को चिढ़ है। तो बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल, यानी राहुल गांधी के लिए हिस्सा है जो इस बात को लेकर के चिढ़ता है, जो इस बात को लेकर के बिल्कुल ये चिखता चिल्लाता है। लेकिन उस एक बहुत माइन्यूट बात ये है कि वही हिस्सा अब कन्हैया कुमार को लेकर के खूब वाहवाही भी कर रहा है। आप ये जाने कि आज के दौर में अगर सबसे अधिक समाज को पीछे ले जाने वाले एजेंडे के पीछे, एजेंडे का अगर समर्थन कोई कर रहा है, अगर जाति के हिसाब से, सामाजिक समूह के हिसाब से अगर आप देखेंगे उसको, तो वो अग्र जाति का समाज है, जो हिंदू के बिल्कुल प्रतिगामी एजेंडे को आगे ले जाने के पक्ष में है, जो मुसलमानों को इस देश से निकाल देने के एजेंडे के पक्ष में है, जो इस देश में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देने के खिलाफ है, उनको भागीदारी देने के खिलाफ है जी। लेकिन इसी दौर में एक चीज जो बहुत चालाकी से हुआ, जिसमें आपने बीजेपी का जिक्र किया कि कांग्रेस जब एक तरह से सिकुड़ रही थी, बीजेपी ने इन चीजों को बहुत माइन्यूटली वॉच किया कि कांग्रेस जिन वजह से सिकुड़ रही है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। और उसको एड्रेस करने का तरीका उनका कम्युनिस्टों वाला नहीं है, उनका सोशलिस्टों वाला नहीं है, उनका अपना तरीका ये है कि इन तबकों को जो एक तरह से एक धर्म प्रधान देश में सभी जातियों में धार्मिकता है, एक आस्था है, एक उन सबको उन्होंने, बिल्कुल हम इस पर आते हैं, और उसका इस्तेमाल करके पहले तो उनके भीतर एक उनकी धार्मिकता, उनकी आस्था, उनके अंधविश्वास, उनके भीतर के पाखंड को ग्लोरीफाई करना, ग्लैमराइज करना, उनको एक मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करना, और इसमें उनको अपना विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में बिठाना, उनको राष्ट्रपति बना देना, उनको और जगहों पर भागीदारी देना, ये सारे काम किए। तो समझ लीजिए कि इनका जो एजेंडा है कैसा खतरनाक है, जिसमें इससे फायदा ये होता है, इन जातियों को इससे फायदा ये होता है कि ठेका पट्टा, ऑफिसेज में काम, तो इससे समर्थन इनका बढ़ता चला गया इस फायदे के जरिए।
कांग्रेस की हिचक के चलते। लेकिन अब राहुल गांधी आए हैं इस रास्ते पे, यदि ये बदलना चाहते हैं तो कितना कंटकाकीर्ण जिसको बोलते हैं, उनका रास्ता बहुत कंटकों से भरा हुआ है। हम आपसे अंतिम में फिर से एक बार एक सवाल के साथ जाएंगे। हम कह रहे हैं राहुल, तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पांचवा शख्स हैं जो कांग्रेस को बदलना चाहते हैं। 2023 से जिस एजेंडे पर आए हैं, उसके पहले जिस एजेंडे पे थे वहां उनको समर्थन था, लेकिन 23 से जिस एजेंडे पे आए हैं उससे बदलने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल का हम आंसर चाहेंगे बाद में, लेकिन पहले कुछ कमेंट्स लेते हैं कि राहुल गांधी में तिलक वाली क्षमता, हालांकि तिलक का पूरा फोर्स ब्राह्मणवादी फोर्स था, आज जो भी ब्राह्मणवाद का सेटअप है कांग्रेस के भीतर उसके जनक तिलक है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एक शिथिलता थी, पत्रों के जरिए वो अंग्रेज सरकार से संवाद था, तो तिलक ने स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार के जरिए बात की और वो सारी चीजें हुई, पंडाल वारा तो घटना घटी। आगे फिर गांधी आते हैं, गांधी के बाद नेहरू आते हैं, सबका मैंने बताया कैसे चीजें, लेकिन सब में विल पावर जबरदस्त था और स्थितियां उनके अनुकूल थी कि वो कर ले जाएं। राहुल गांधी के लिए कितना होगा ये हम आपसे पूछेंगे, लेकिन कुछ कमेंट्स हैं जो हम कमेंट्स जरूरी मान रहे हैं क्योंकि आज परिचर्चा को आगे बढ़ाने वाले कमेंट हैं। हालांकि एक टिप्पणी है, वो टिप्पणी सिर्फ ले लूं कि अब चलिए हम लोग खुश हैं, या हमारे बारे में कह रहे हैं कि अध्यक्ष सवर्ण थे, इसको लेकर हम लोग बात कर रहे थे, अब तो आप लोग खुश होंगे क्योंकि चमार जाति के विधायक को नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन जो बातचीत को आगे बढ़ाने वाली टिप्पणियां पंकज वर्मा ने काफी कुछ किया है। सोशल जस्टिस के साथ में आप मांगी शिक्षा को भी अपना उद्देश्य चाहिए, तो हमारे लिए कह रहे हैं मांगी जरूर हम लोग बातचीत करेंगे। और मांगी शिक्षा वाला जो प्रसंग है उसमें सारी सरकारें दोषी होती चली जा रही हैं। ये इंदिरा यादव हैं, कह रही हैं कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज के सोचने से क्या होगा, हम ओबीसी की आम जनता अपने बारे में कुछ नहीं सोचते, यूपी गरीब से गरीब ओबीसी भी मंदिर के नाम पे वोट देता है। ये बात तो आप हेमंत जी कर दिए, हालांकि इसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा। राहुल गांधी की मुख्य समस्या है, पंकज वर्मा कह रहे हैं, उनकी जबान है और भाषण शैली सोशल जस्टिस की भाषा नहीं है। लेकिन यह भी सत्य है कि सोशल जस्टिस और बाबा साहब के विचारों के अनुकूल जस्टिस एक जनरल कास्ट का व्यक्ति ही पूर्ण करेगा। ऐसे कैसे ये कह रहे हैं? यदि आपको इस पर कुछ कहना होगा जरूर बाद में कहिएगा। यह जरूरी नहीं है कि सोशल जस्टिस दलित और पिछड़े व्यक्ति आगे बढ़ा सकते हैं। चिराग पासवान मोदी के हनुमान बने घूम रहे हैं और वही लोहिया क्यों। लेकिन एक का मैं सिर्फ जवाब देना चाहता हूं कि ये जो हम लोग अभी बात कर रहे थे मन जी, कि मंदिर मस्जिद तो ठीक है, उसमें तो चीजें हो रही हैं, लेकिन वो भी बीजेपी के सपोर्ट का 15% का हिस्सा है और उसका भी ड्राइविंग फोर्स अपर कास्ट आइडियोलॉजिकली मिनिमम बना हुआ है। लेकिन यदि अपनी जाति का या पड़ोस की जाति का कोई विधायक, सांसद और दूसरे लोग होते हैं तो मैं फिर कह दूं, ठेका, पट्टा, पैरवी, तमाम तरह के थाना, कचहरी, सब जगह एक माहौल बनता है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इससे बीजेपी को फायदा मुझे लगता है ज्यादा मिल रहा है। वही सवाल आपसे कि राहुल गांधी में क्या वो विल पावर है इन स्थितियों से कांग्रेस को निकाल ले जाना? देखिए, ये राहुल गांधी के विल पावर का ही असर मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों तरह के लोग राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। एक जो उनके घोर विरोधी हैं वो तो आलोचना कर ही रहे हैं, एक जो तथाकथित उनके समर्थक हैं वो भी वो कह रहे हैं, जैसे कि अभी एक सज्जन ने अभी जो कहा कि राहुल गांधी को की भाषा शैली जो है वो पर वो सवाल उठा रहे हैं, यानी कि वो बहुत तीखा बोलते हैं, जो बात अखिलेश सिंह जो कह रहे थे। तो ये जो तीखा बोलने का जो आरोप है उसके बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप सोशल जस्टिस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें इन चीज़ों को लेकर के एक भाषा शैली भी उसकी होगी, उसमें बहुत ये घाल में नहीं करना आपको सोच, क्योंकि एक विचारों की जो लड़ाई है उस लड़ाई में आपको बिल्कुल दो विचारों की लड़ाई की तलवार टकरा रही है, तो उसमें वो खनक सुनाई देगी। जब दो विचारों की लड़ाई की तलवार आपस में टकराएगी तो उसमें वो खनक सुनाई देगी। और एक बात और, जो अभी शायद संजीव नाम है उनका या पंकज, जो कह रहे थे कि अग्री जाति के लोग भी सोशल जस्टिस के एजेंडे पर लड़ते हैं, ये प्रूवन चीज है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक एज ए होल, एक सोसाइटी के रूप में वो नहीं होता है, वो इंडिविजुअल होता है।
और इंडिविजुअल भी होता है तो उसमें कमिटमेंट देखा जाता है। उसमें अब कन्हैया कुमार का जो कमिटमेंट है सोशल जस्टिस के ऊपर में, वो अभी तक बहुत ही टेस्टेड नहीं है, बिल्कुल। उसमें बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अगर आप बिहार में अगर आप विनोद मिश्र की बात करेंगे जो CPIML के महासचिव हुआ करते थे, तो उनके बारे में कौन कह सकता है? उनके बारे में वो किसी भी दलित से, किसी भी अति पिछड़े से सबसे ज्यादा लोगों के दिलों में राज करते हैं, इसी समाज के दिल। आप इवन की शिवानंद तिवारी की बात कर लीजिए। आप शिवानंद तिवारी जब बोलते हैं तो आप नहीं कह सकते हैं कि वो गले के ऊपर से बोल रहे हैं। बिल्कुल, वो बोलते हैं और गालियां भी सुनते हैं अपने समाज के लोगों। तो इस तरह का कमिटमेंट वाला आदमी होता है। लेकिन यह समाज, वो समाज उसका प्रतिनिधि हो जाएगा, ये नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ रहता तो यह देश और यह समाज कब का बदल गया होता। अगर वो हमारे समय वो एजेंडा सेट करने वाला, नैरेटिव सेट करने वाला, चीजों को बदलने वाला समूह तो वही है, उसके पास ही सारी चीजें हैं। प्रतिनिधि समूह है, वह सभी जगह विजिबल है, सत्ता के तमाम तरह के ये पायदानों पर उसको आप देख सकते हैं। तो अगर वो चाहता समाज बदलना तो अब तक बदल गया रहता। लेकिन वो उसके अंतर्वस्तु में यह है, अंतर्निहित है कि वो समाज नहीं बदलना चाहता है। वो दिखाई देता है बहुत ही अग्र सोची, आगे सोचने वाला, लेकिन वो न्याय करने के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। ऐसे रोज उदाहरण मिलते हैं। अभी एक राम मनोहर मिश्र, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने जिस तरह का ये फैसला सुनाया था, तो आप बताइए कि वो महिलाओं के खिलाफ इस कदर है, तब वो दलितों और पिछड़ों के खिलाफ किस कदर होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल। जी 41 मिनट हो चुका है। बहुत आसान नहीं होता प्रिविलेज छोड़ना, हेमंत सर जो आप कह रहे हैं। उनको सुविधा है जाति की हायरार्की में सबसे ऊपर होने का, हायरार्की वाइज हायरार्की। बाबा साहब कहते हैं कि हायरार्की में ऊपर जाने से प्रतिष्ठा है और हायरार्की में नीचे जाने से अपमान है। यही जाति की मूल संरचना है। तो इतना आसान नहीं होता है सब कुछ छोड़ देना। इसीलिए भारत में समानता बड़ा मुश्किल है। यदि ब्राह्मण छोड़ेगा तो हो सकता है कि ओबीसी जातियों को भी संकट है, ओबीसी जातियों में भी दलित जातियों में भी कई सारा ग्रेड, बड़ी मुश्किल है। उस पानी में राहुल गांधी जो एक अनजान व्यक्ति हैं ऐसे मसलों के, वो तैरने की कोशिश कर रहे हैं मछली से। हालांकि मगर बड़े बड़े हैं, इसमें अलग अलग हैं। राहुल गांधी के इन प्रयासों से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए भी कई सारे प्रसंग उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ एका हो सकता है। क्षेत्रीय पार्टी का स्थान आप ले सकते हैं यदि पूरे, जो हेमंत जी कह रहे हैं कन्हैया का हवाला देकर के, यदि आप पूरे विश्वास के साथ सोशल जस्टिस के प्लेटफॉर्म पर आते हैं। सवाल यही है कि आपके सामने चुनौती भी है कि आप कांग्रेस को बदल करके अपने एजेंडे पर पांचवें शख्स में 150 सालों के, 140 सालों के इतिहास में राहुल गांधी पांचवी शख्सियत बनते हैं, या मेरा नाम जोकर, मैं उनको जोकर नहीं कह रहा हूं, मुझे वो राज कपूर का रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया। तो इतिहास बहुत क्रूर होता है, कहीं आप ऐसे जज ना हो जाएं। ड्राइंग में मार कह रहे हैं कि किसी सुनील मणि तिवारी ने, बिहार वाले ने कहा है कि जय भीम कहने वाले क्रिमिनल होते हैं। तो मेरा जय भीम तो कम से कम आप सब ले लीजिए। हेमंत जी जय भीम। कल फिर मिलते हैं 11:10 पर किसी और विषय के साथ। नमस्कार।